दीनदयाल मेरा संभारी हरव नाथ लोक संकट भारी। अच्छा। कि सुनो पहुँच सुत रहन हमारी जिम दसनन मस्जिद बिचारी। उत्तर प्रदेश में 25 सदस्य बार काउंसिल के हुआ करते उस समय निर्धारित किया गया और जो आज भी चल रहा है। आज 75 जिले हो गए। प्रत्येक जिले से एक सदस्य का निर्वाचन होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। आज सबको सहमत होना चाहिए। यह एक बिल्कुल नई और अच्छी सोच है। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग एजेंसी होनी चाहिए। तो एक शौक हम लोगों का कुश्ती लड़ने का था और कबड्डी छिक्का CPC पढ़े, एविडेंस एक्ट पढ़े, फौजदारी में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो IPC पढ़े, CRPC पढ़े, एविडेंस एक्ट पढ़े, इस संबंधी जो नया तीनों आया है कानून आ गया इसको पढ़े। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, मनुष्य को प्रकृति ने सबसे बेहतर स्वरूप में निर्मित किया है। हम प्रकृति प्रदत्त समस्त वस्तुओं का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस उपनिषद में कहा गया है कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी त्याग के साथ भोग करो। तो जीवन श्रम का ही नाम है। इस समय हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद दुबे जी हैं, जो दीवानी कचहरी गोरखपुर के वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं। और राजेंद्र प्रसाद दुबे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। आपकी जो जन्मभूमि है, जहां आपका जन्म हुआ, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए और अपने माता पिता के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। ये ग्राम गोपालपुर पड़रिया गाँव है। अच्छा। और यह बगल में एक हरदिया ग्राम सभा है, हम लोग उसी ग्राम सभा में आते हैं। आपके पिताजी का क्या नाम था? स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण धरदू। अच्छा। आपकी माता जी? पिताजी की हमारी 4 शादियाँ। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई थी? प्रारंभिक शिक्षा तो हम लोगों को महुआ डाबर से हुआ। अच्छा। उसके बाद की जो पढ़ाई लिखाई है वो तुलसीदास इंटर कॉलेज। अच्छा, तुलसीदास इंटर कॉलेज गोरखपुर। जी। तो यानी गांव में प्राथमिक शिक्षा हुई जी। उसके बाद जो है आप शहर में आ गए। तो शहर में आपके पिताजी, इसका मतलब नहीं, दीवानी कचहरी में कर्मचारी थे। अच्छा, आपके पिताजी दीवानी कचहरी में? बाबा भी थे। अच्छा। सबका सबका गांव से संबंध था, क्योंकि पिताजी की खेती बाड़ी 4 गांवों में थी, इस नाते उनका बिल्कुल संबंध था। अच्छा। और हम लोगों का भी वो उन्होंने विशेष करके चाहा खेती से, और जो उनके द्वारा अर्जित संपत्ति थी या उनके संबंध थे सामाजिक, उसको विधिवत हम लोग मेंटेन करें। अच्छा। एक मार्गदर्शन उनसे मिलता था। अच्छा। अच्छा। चूँकि अपने तनहा थे और ईश्वर की कृपा से 4 गांव में उनकी खेती थी। अच्छा। अच्छा। जी। तो आप कितने भाई और बहन हैं? हम 4 भाई हैं। अच्छा। इसमें एक भाई दिवंगत हो गए। अच्छा। अच्छा। वो पुलिस विभाग में थे। अच्छा। SI से रिटायर्ड हुए थे। त्रिवी नारायण हुए, हमसे बड़े थे। जो उच्च शिक्षा आपकी हुई वो कहाँ से हुई? गोरखपुर विश्वविद्यालय। अच्छा, गोरखपुर विश्वविद्यालय। जी। तो विधि की पढ़ाई भी आपकी गोरखपुर विश्वविद्यालय? जी। अच्छा। तो किस सन में आपका विधि स्नातक कब आपने किया था? 75 में पास किया था, 1975। अच्छा, 1975 में। वकालत की पढ़ाई आपकी इच्छा थी या आपके पिताजी की इच्छा थी? कैसे, क्या है इसके पीछे का? पिताजी भी चाहते थे और मैं भी चाहता था। अच्छा। कि चूँकि अगर कहीं इंसाफ मिल सकता है वो न्यायालय ही है। न्यायालय। हमारे सीनियर थे पंडित श्रीनिवास त्रिपाठी जी, और सेशन के उद्धभट्ट विद्वान थे। अच्छा। हाँ। उनके सानिध्य में आपने वकालत किया। तो अधिवक्ता जब बन गए आप, तो जैसे जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है कोई लड़का, तो माता पिता को फिर उसके दाम्पत्य जीवन की चिंता सताने लगती है। तो शादी आपकी जो है विद्यार्थी जीवन में ही हो गया। अच्छा, शादी आपकी विद्यार्थी जीवन में ही हो गई? 9th क्लास में था तभी हो गया। अच्छा। अच्छा। और 10th में आया तो एग्जाम देने से अच्छा पहले गौना भी आ गया। अच्छा। अच्छा। तो आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। अच्छा। तो 4 बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? बच्चे भी अधिवक्ता ही हैं कि? हाँ, सबसे बड़े जो हैं श्री अच्छा। चंद्रभूषण दुबे, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में AGA है। अच्छा। 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 मतलब उच्च न्यायालय में वकालत करते हैं वो? जी हाँ। और दूसरे वाले क्या नाम है उनका? इंद्रभूषण दुबे।
अच्छा, दूसरे इंद्रभूषण दुबे वो क्या कर रहे हैं? वो प्रेस से हैं इस समय वर्तमान में लखनऊ में। अच्छा, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं? जी जी। तीसरे लड़के आपके क्या नाम है? तीसरे लड़के बृजेंद्र भूषण दुबे। अच्छा, बृजेंद्र भूषण दुबे क्या करते हैं? स्वास्थ्य विभाग में है। अच्छा, सरकारी सेवा में है? हाँ, सलाहकार है। अच्छा अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार। अच्छा अच्छा अच्छा, लखनऊ में ही। और चौथे लड़के आपके हाँ, क्या नाम है? दीवानी में बैठते हैं, रविंद्र भूषण दुबे। अच्छा, वो आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं? नहीं, हाँ, शिष्य तो हैं पंडित रमापति। अच्छा, रमापति शुक्ला जी के साथ? हाँ, उनके शिष्य हैं। बिल्कुल। हम ही एक ऐसी कड़ी है कि ये कड़ी अगर टूट जाए तो किसी को न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल, अधिवक्ता ही है जो अपने क्लाइंट को न्याय दिलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब चारों तरफ से एक पीड़ित थका हारा व्यक्ति जब चारों तरफ से निराश हो जाता है तो वो न्यायालय की शरण में आता है। जी। और न्यायालय की शरण में आएगा तो सबसे पहला सामना उसका अधिवक्ता से होता है। जी। यानी यानी अधिवक्ता न्याय की लड़ाई लड़ता है। किसी भी व्यक्ति के न्याय की लड़ाई के लिए अधिवक्ता हमेशा जो है तत्पर रहता है। जैसे आज के ज़माने में जब नए लड़के आते हैं तो फौजदारी ही की तरफ ज़्यादा तेज़ी से जो है अग्रसर होते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमने देखा है कि सिविल की लोगों की रेवेन्यू में भी जाते हैं, कलेक्ट्रेट में। अच्छा, कलेक्ट्रेट में भी जाते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। अब वर्तमान ज़माने में हमने तो देखा है, पहले चकबंदी होती थी तो कलेक्ट्रेट के सारे लोग चकबंदी में थे, चकबंदी से आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी अगर अपना स्कोप खोजता है कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी, दीवानी या हाई कोर्ट। तो फौजदारी की वकालत जो है, अगर कोई नया लड़का वकालत करके कचहरी में आता है तो फौजदारी की वकालत उसके लिए, उसके जीवन यापन के लिए एक बेहतर माध्यम होती है या सिविल बेहतर माध्यम होता है? क्या कहेंगे आप? देखिए, हम इस पर हमारी राय ये है कि सुख प्राप्त करना एक आत्मा के ऊपर निर्भर करता है। आत्मा के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, ये आत्मा की अनुभूति होती है। बिल्कुल। और धन बड़ा अर्जित करना बड़ा बहुत, मैं हालांकि भौतिक युग है, मैं बड़ा विशेष नहीं मानता हूँ। न्याय आपने किसको दिला दिया, यह बहुत बड़ा है। ये सबसे बड़ा। हमारे वहाँ एक फ्रेज है, न्याय चला निर्धन से मिलने। जो लोक अदालतें लग रही हैं उसका उद्देश्य यही है कि जो गरीब व्यक्ति है उसको न्याय कहीं न कहीं से दिया जाए। एक माध्यम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने ये सरकार के माध्यम से लोक अदालत की व्यवस्था की। आप देखते होंगे कि हर महीने में एक मिनी लोक अदालत लगती है, बड़ी अदालत लगती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मतलब ये लोक अदालतों के माध्यम से एक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को त्वरित छोटे मोटे मुकदमों का, जो बड़े बड़े अदालतों पर तो बोझ इस समय बढ़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर अदालत मुकदमों की बोझ से बढ़ी हुई है। बिल्कुल। तो छोटे छोटे मुकदमे वहीं से निस्तारित, मतलब त्वरित निस्तारित हो जाते हैं। जिन मुकदमे और लोक अदालत में मामले परिवार न्यायालय में सुलह सपाटा होना है या सिविल में होना है, वो अभी लगा दिए जाते हैं, समाप्ति हो जाती है उसकी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अच्छा दुबे जी, आप जो है वकालत फौजदारी की करते हैं, तो फौजदारी के साथ साथ और भी क्षेत्र आप टच करते हैं या सिर्फ फौजदारी को ही आप टच करते हैं? बिल्कुल फौजदारी। अच्छा, फौजदारी करते हैं। अच्छा, तो अभी चेष्टा भी नहीं मैंने किया। अच्छा, तो अब तो 78 के पड़ाव पर हैं अब। हाँ, वही मतलब अब इस समय सब समय का खेल होता है जीवन में। व्यक्ति जो है, कभी मैंने चेष्टा नहीं किया कि कलेक्ट्री दौड़ के जाऊं, कमिश्नरी में जाऊं या चकबंदी में जाऊं। हालांकि हम लोग गृहस्थ के लड़के थे, एक प्रभावित होने वाला चकबंदी भी हम लोगों के वहाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सही भी है। एक दिशा में यदि लड़का अपना मन लगा के कार्य करे तो एक बेहतर मुकाम उससे मिलता है और बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये बताइए, जो है सीनियर का सानिध्य कितना ज़रूरी है वकालत में? जो है बहुत आवश्यक है। अगर आप अतिशयोक्त न माने, बिल्कुल, तो वह गुरु के साथ साथ पिता भी बन के सीनियर ही है। पिता आशीर्वाद देते हैं। तो एक बेहतर वकालत
के लिए सीनियर का सानिध्य बहुत जरूरी बहुत होता है। आवश्यक है। देखिए 2-3 चीजें होती हैं। जूनियरशिप में आने पर लड़कों का कोई पहचान नहीं होता है, हाँ, स्वयं तो की सबसे पहचान नहीं बड़ी होती है। पहचान। बिल्कुल बिल्कुल। वह सीनियर ही है कि उसका ले जाके पहचान साथ में जाया जाए, हाँ। उसको देखा जाए। अदालतें थोड़ा सा गौर करती हैं, अदालतें तो हर एक्टिविटी को गौर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब व्यवहारिक ज्ञान जो है वो व्यवहारिक ज्ञान नहीं, कानूनी ज्ञान भी तो होता है। कानूनी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान, किस तरह से हमें न्यायालय में उपस्थित होना है, किस तरह कानूनी ज्ञान तो बहुत सब कुछ वो तो पढ़ के आता है ना आदमी। हाँ, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान तो गुरु के साथ ही करने पर सब समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद तो आदमी निपुण हो जाता है, अपना स्वतंत्र तरीके से करता है। बिल्कुल। चूंकि आप क्रिमिनल के अधिवक्ता हैं, तो जो आपराधिक कानून थे तो उसमें सरकार ने भी संशोधन किया। जैसे भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता, आमूल चूल भारतीय न्याय संहिता कर दिया आईपीसी को, और दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया। जी। और एविडेंस एक्ट जो था उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में अब जाना जाएगा। ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कानून था। बिल्कुल। कानून जो बनता है वातावरण के अनुसार बनता है, वातावरण के अनुसार बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब नए कानून देखिए आ गए, इलेक्ट्रॉनिक कानून। बिल्कुल बिल्कुल। साइबर कानून आ गया, साइबर कानून आ गया। तो पहले तो अब महत्वपूर्ण यही था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो आवश्यक भी था। अच्छा। जैसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है, आप क्या कहें? अब जैसे ये कह लीजिए कि अब मानो इन्होंने अब आदमी धाराओं का कुछ सेक्शन में चेंज किया, जो कुछ ज्यादा धाराएं थी उसको कुछ कम कर दिया। मतलब भारतीय दंड संहिता में पहले 511 धारा थी, अब उसको कम करके 438 या 483 कुछ ऐसे कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो धाराएं रिपील की गई थी उसको हटा दिया गया, कुछ अपराध हटा दिए गए, कुछ जोड़े गए, तमाम सारे जो है। तो कुल मिलाकर के देखिए सबसे ज्यादा इन्होंने परिवर्तन जो किया लैंगिक अपराध में किया। अच्छा। लैंगिक अपराध में, क्योंकि आज के युग में हर चीज मोबाइल से बड़े अपराध हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अश्लील हरकतें हो रही हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीजें शामिल की गई उसमें। शामिल की गई। कुछ और जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इसमें शामिल, भाई संगठित जो अपराध होते थे उसको परिभाषित कर दिया गया। जो है आतंकवाद को भी शायद इसमें परिभाषित, आतंकवाद तो विशेष करके उसको लिया ना। आज देख लिए पूरा देश हमारा या पूरा विश्व आतंकवाद से ग्रसित है। अच्छा। जो देखिए कुछ चीजें ऐसी थी, पुरानी चीजें थी जिसको अनावश्यक था उसको हटा दिया इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। दुबे जी, जैसे बार काउंसिल संविध संस्था है, अधिवक्ताओं की बार काउंसिल संविध संस्था है। बार काउंसिल नियम और कानून बनाती है हमारे लिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं उठाता हूँ सारे लोगों से। जब एडवोकेट एक्ट बना 1960 में और 61 में लागू हुआ था, तो उस समय उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 25 सदस्य बार काउंसिल के हुआ करते उस समय निर्धारित किया गया, और जो आज भी चल रहे हैं। अब वो 1960 में क्या स्थिति रही होगी कि उस समय अधिवक्ता कितने रहे होंगे। आज 4 लाख अधिवक्ता हैं। उस समय जिले कम रहे होंगे, आज 75 जिले हो गए। प्रत्येक जिले से एक सदस्य का निर्वाचन होना चाहिए। अभी तक जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्धारण नहीं है। आप अपना बार काउंसिल का सदस्य निर्वाचित करके भेजते हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं, अगर आपके गोरखपुर का कोई सदस्य निर्वाचित हो गया तो आप धड़ल्ले से ये नहीं कह पाएंगे कि ये गोरखपुर के सदस्य हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर कचहरी का अधिवक्ता वोट देता है। तो हमारा कहना है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्धारित की जाए और हर जिले से एक कम से कम हो, और उसी जिले के लोगों से वो वोट मांग करके जाए ताकि उस जिले के अपनी बात रख सके, वह उसके प्रति उत्तरदायी हो। नहीं, आपकी सही बात है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि यह चीज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ना अगर कर सकते हो तो एक मंडल कर दीजिए। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्धारित कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 25 जिले हैं, अरे 25 मेंबर हैं, तो इस समय 75 जिले हैं,
तो कम से कम एक सदस्य पर 3 जिलों का निर्धारण आप कर दीजिए कि फला व्यक्ति है तो वो गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर देखेगा, और इन्हीं 3 जिलों से वो चुन के आएगा। मंडल हो जाए उसका, तो इतना तो कम से कम होना ही होना। हाँ, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्धारण होना चाहिए। हम धरातल की बात बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमको कोई सुनने वाला नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आप यह बताइए, अभी माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया, बिल्कुल, श्री अश्विनी कुमार जी और एक कोई और रहे, कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, हड़ताल नहीं, कंडोलेंस नहीं कर सकते हैं। 3:30 बजे कीजिए। अब परंपरा रही है लगभग हर जिलों की, लोग दोपहर को करते थे और उसके बाद न्यायिक कार्य से विरत हो जाते थे। कंडोलेंस एक गमगीन होने के बाद कोई काम नहीं, एक सम्मान है उस अधिवक्ता के प्रति, जो अभी खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं, ऐसा अभी कोई किसी अधिवक्ता के साथ कोई घटना घट जाए, बिल्कुल, कुछ हो जाए, तो हमारे जिला का, हमारे बार का अध्यक्ष मंत्री, बिल्कुल, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। तो बार काउंसिल में आपकी आवाज जानी चाहिए। जब आपके सदस्य अधिक से अधिक जाएंगे तभी ना आपकी बात, वही वैसा ही बात। और जब निर्धारित हो जाएगा कि हाँ गोरखपुर से ये है, तो गोरखपुर की आवाज तो वो रखेगा ना। जी। तो इसके लिए अच्छा, एक डिमांड और हम इसके साथ रखते थे कि नए अधिवक्ताओं का जो पंजीकरण शुल्क है वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसको जो है बिल्कुल नॉमिनल कर दिया, 750 रुपया कर दिया जो है। हम लोग जब आए थे तो 500 रुपया दिए थे। बताइए, तो बहुत भारी भरकम फीस हो गई थी, 40-40 हजार रुपया। फिर उसके बाद जब आया तो ये कहा गया कि आप 5500 का बांड दे दीजिए। तो करीब हमारे समझ से 2 बार हम लोगों ने भेजा है 5500 रुपये का स्टाम्प उनको। कुल मिलाकर के तो बड़ी खुशी की बात आपने बताया कि हाँ 700 रुपये। ये हम लोगों की एक डिमांड तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो PIL दाखिल किया था कुछ अधिवक्ताओं ने, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये फीस नहीं बढ़ा सकते हैं, फीस आप मनमानी नहीं बढ़ा सकते हैं, जब तक पार्लियामेंट के से कोई आदेश न हो तब तक आप नहीं बढ़ा सकते हैं, आप अपने नहीं फीस बढ़ा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया। मतलब ये सब कुछ ऐसे आवश्यकताएं हैं, आमूल परिवर्तन। बड़ा छिद्रान्वेषण, आपने सूक्ष्म छिद्रान्वेषण किया है। अभी तो बार काउंसिल मेंबर से आप किसी कहिए कि आप हमारे मेंबर, हमने आपको वोट दिया, तो कहेगा कि आप ही नहीं वोट दिए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हमको वोट दिए। और जब जिले वाइज हो जाएंगे तब हम अपनी दावेदारी के साथ कह सकेंगे ना कि देखिए आप इसी जिले के हैं और इस जिले की बात आपको कहना है। और जिले में अब इतने अधिवक्ता हो गए हैं, जैसे कलेक्ट्रेट है, सिविल है, तहसील हैं, कई तहसीलें हैं, तो बहुत सारे अधिवक्ता हैं, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स तो अब जो है MSCT है, पूरे जिले से एक व्यक्ति के लिए बहुत अब अधिवक्ता हैं। और ये डिमांड होनी चाहिए और ये काम संसद को करना चाहिए या बार काउंसिल को करना चाहिए। ये सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए जो है। चलिए, बहुत अच्छा है जो है आप भी इस बात को लेकर के जो है सहमत हैं। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। आज सबको सहमत होना चाहिए। यह एक बिल्कुल नई और अच्छी सोच है। बिल्कुल। जिससे एक मार्ग, कम से कम लोगों का अपनी बात रखने का माध्यम और मजबूत हो जाएगा। एक हमारे वहाँ गांव की कहावत है, जब तक बच्चा रोए न माँ दूध नहीं पिलाती है। बिल्कुल भोजपुरी में ये कहा गया है। बिल्कुल। कुछ प्रक्रिया में भी दोष है। किसी घटना में 4 आदमी सही हैं तो 2 और नाजायज फंसा दिए जाते हैं। तो ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की पुलिस सुनने के लिए नहीं तैयार है। जो आज है या पहले भी था, इन्वेस्टिगेशन से मतलब कोई नहीं है। वो अपना ये सब कहेंगे हम नामजद किया है, वो बयान दे रहा है और गवाह कह रहे हैं चार्जशीट अदालत से आप छूट जाइएगा। मतलब सब लोग अदालत के ऊपर थोप देते हैं। हाँ, और अदालत की प्रक्रिया में पिसा आदमी जो है। अच्छा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात आई है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे लोग, हम तो लगातार बातचीत करते रहते हैं, बहुत सारे लोगों का एक इस पर भी सुझाव है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है
जैसे जिस थाने में अपराध हो रहा है वहीं अपराध पंजीकृत होता है, वहीं का आईओ होता है। अगर इसमें विवेचना का अधिकार उस थाने से हटा दिया जाए, कहीं और कर दिया जाए, किसी और थाने से कराया जाए, तो क्या इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ सुधार की संभावना होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब एक ही खपड़ा के नहाया हुआ है। तो इन्वेस्टिगेशन में सुधार को क्या, कैसे आप जो है, अगर आपसे मैं पूछूं कि जो पुलिस अन्वेषण है इसकी जो इसमें जो कमियां हैं, जैसे एक कैसे इसमें सुधार, क्या कहेंगे? वो एक हम माना अपना व्यक्तिगत जो है, हाँ हाँ, आपकी व्यक्तिगत राय। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग एजेंसी होनी चाहिए। एजेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल, बहुत सही सुझाव है। जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करे, उसको जो है पंजीकरण से और बाकी और लॉ एंड ऑर्डर करने की लोकल पुलिस करे अपना। बिल्कुल, जैसे आप देखेंगे CBCID है, CBI है, बिल्कुल बिल्कुल, अन्य है ना, इसी तरह से एक लोकल हाँ, एक एजेंसी ऐसी होनी चाहिए जो खाली विवेचना करे। नहीं, उसी में, हाँ, उसी में इसी में से न जाते हैं कि CBCID चले गए, CBI चले गए, और कोऑपरेटिव सेल चले गए, इलेक्ट्रिक सेल चले गए, यही तो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर सुझाव है ये आपका, जो है ये सुझाव इस पर मेरा मतलब थोड़ा सा सरकार को इस पर अमल करना चाहिए। और ये जो आपने कहा कि अगर बच्चा रोवे ना तो दूध भी नहीं माँ पिलाती है, तो आप अपनी बात जब कहेंगे तभी नहीं ये बात जाएगी। जी। शासन तक ये बात जाएगी और वहाँ बैठे लोग अगर इस पर विचार करेंगे तो ये व्यवस्था बन सकती है। हम अपनी बात कहने ही नहीं जा रहे हैं। हाँ, हम कहीं नहीं बात नहीं, देखिए सही है कि हम कहने ही नहीं जाए, चुपचाप बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारा, उसमें भी हम भी तो, हाँ, हम कहीं कहीं से हम भी दोषी हैं। दोषी नहीं, हम थके हुए सिपाही मानना पड़ता है। थके हुए अच्छा, थोड़ा सा मैं आपके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं पर जानना चाहूँगा। जैसे आप बचपन में कोई शौक, जैसे कहानी, कविता, फिल्म, खेल, क्या आपकी हॉबी रही, क्या कहेंगे? जैसे हम लोग तो गांव ग्रामीण क्षेत्र से थे, तो हम लोग वहाँ गांव पर कबड्डी बड़ा प्रमुख खेल था। अच्छा, गांव का बहुत। हाँ, और चिक्का खेल था। हाँ, चिक्का, कबड्डी। हाँ, कुश्ती था, या गुल्ली डंडा था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव परिवेश से हम लोग ना आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब भी हमारी अपनी जो सोच है, पढ़ाई लिखाई सबकी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो पवित्र सोच हमारे घर की रही, गांव की रही, जो संस्कार रहे, संभवतः अन्यथा मत लीजिएगा। आजकल के बच्चे शहर वाले जो पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वो संस्कार तो नहीं ही आ रहे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है हमारी भूल हो, नहीं, या कपोल कल्पना हमारी हो। नहीं, कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। और संस्कारों में कमी आई है, जरूर आई है। वो हम तो ब्राह्मणों में नाते हमारे संस्कार तो यही दिया गया ना। बिल्कुल, हम बड़ों की आदर करें, अपने से छोटों का स्नेह करें, बराबर के लोगों को बिल्कुल बिल्कुल आदर करें और स्नेह दें। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कमी नहीं आए। देखने से देख लीजिए कमी आती। कौन यहाँ बगल वाला हमको पूछने आता है, बिल्कुल, भैया क्या हाल चाल है? सड़क पर मिला तो हाथ उठाया बस। हमारा तो अपना ही पूछेगा। तो बचपन की वो हम मिलते जाए, बचपन की कोई कविता आप जो आपको बहुत प्रेरणादायी है, आपके लिए रही हो, कुछ लाइनें कभी कभी ऐसी होती हैं? नहीं, देखिए, प्रेरणादायी तो ईमानदारी से हम बतावें तो हम लोग तुलसीदास को ही मानते। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़े प्रेरक वही हैं। हाँ, उसी ग्रंथ को आज भी पढ़ता हूँ। अच्छा, रामायण को, मतलब अध्यात्म में आपकी रुचि है? हाँ, अध्यात्म में और माता जगदम्बा। अच्छा, नहीं तो अध्यात्म तो ये सबसे बड़ी विद्या है। भाई गीता में भगवान ने कहा है ना कि मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या है। पौना पौताम अस्म राम शस्त्र भीताभम झसाड़ाम मकरश्चास्म स्रोत साम अस्मि जाह्नवी सर्गा रामादिरंतस्य मध्यम चैवाहम अर्जुनम आध्यात्म विद्या विद्या हम बादम परोदताम हम। उन्होंने कहा है इस बात को।
कि विद्याओं में मैं सर्वश्रेष्ठ विद्या अध्यात्म जी विद्या जी। हूँ। तो अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि है और निश्चित रूप से अध्यात्म जो है श्रेष्ठ मार्ग है। नहीं देखें, हम अपना कर्तव्य करते हैं, फल देना उनका काम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैत्रीपूर्ण संबंध जीवन में, जो जीवन में मैत्रीपूर्ण संबंधों को आप कितना महत्व देते हैं? आप अगर कचहरी में बैठ रहे हैं तो आप देखते होंगे कि जिनसे मेरा संबंध रहा है या है, तो दिखावे का नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए बिछने वाला था संबंध, आवाज भी है। या आप संभवतः देख रहे होंगे। बिल्कुल। यह नहीं कि प्रणाम सुखी रहिए, यह नहीं रहा जिससे उसके लिए आज भी है वही। मैत्रीपूर्ण संबंधों का स्थान होना चाहिए जीवन में। जीवन में शून्यता महसूस होगी बस। बिल्कुल। अगर हम, एक पुरानी कहावत है, अच्छे दिन में तो बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, बुरे दिन पर आपके साथ 10 आदमी खड़ा होना तो वही से वह यही है। अगर अच्छे संबंध नहीं रखेंगे तो कोई खड़ा नहीं होगा। कोई खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी तो मैत्रीपूर्ण संबंध जो है, अब देखिए जीवन साथी कहा जाता है पत्नी को। जी। पत्नी के रक्त संबंध नहीं होते हैं, वो संस्कारों से ही आबद्ध करके जो है जोड़ा जाता है और उसे साथी ही कहा गया है। वो भी मित्र ही तो है, जीवन मित्र ही मित्र नहीं, सखा, जीवन संगिनी है, सखा। जो अधूरा मनुष्य हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैत्रीपूर्ण संबंधों को तो बिना उसके जो है इस जीवन की कल्पना ही नहीं हम कर सकते। हमने देखा है पिताजी का विदुर जीवन। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, उनको खाने पीने के लिए बड़ा सुबह टाइम से उनको भोजन, बिल्कुल बिल्कुल। दोपहर को फल काट के और दूध, फिर शाम को समय से भोजन, 5 बजे 6 बजे नाश्ता, शाम को भोजन। फिर मैंने यह सोचा है कि उनको कभी बैठते थे तो हम आते थे कचहरी से, तो हमारे साथ जलपान करते थे। तो हमने देखा, तो हमने कहा, हमने पूछा उनको, हम लोग बबुआ कहते थे। अच्छा, गांव की भाषा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बबुआ बहुत पवित्र जी जी शब्द है जो है पिता के लिए। तो वो कहते, हमने पूछा कि क्यों, बड़ा कुछ सोचते हैं क्या? तो अवॉइड कर जाते थे, जवाब नहीं देते थे। लेकिन मैंने फील किया है कि जीवन में पत्नी का रहना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मैंने चाणक्य ने तो लिखा है ना कि विद्या मित्रम प्रवासे च, भार्या मित्रम गृहेषु च, व्यायादितस्य औषध मित्रम धर्मम मित्रम मृत्युस्य च। कि विद्या विदेश में मित्र होती है, जब कोई साथ नहीं देता है तो आपका हुनर आपका साथी होता है। जी। और घर की मित्र स्त्री होती है। जी। जब सब लोग इधर उधर छिटक जाते हैं तो वही जो है पत्नी ही जो है अंत में सहचर बनती है जो है। और व्यायादितस्य औषध मित्रम, अगर व्याधि हो गई तो औषधि आपकी मित्र है। और धर्मम मित्रम मृत्युस्य च, मृत्यु के समय कुछ भी साथ में नहीं जाता है। जो आपके श्रेष्ठ कार्य हैं वही धर्म है, वही जाता है जो है। और इसी से आपकी पहचान है। मृत्यु के बाद भी लोग अगर आपको जानते हैं तो सिर्फ इसीलिए जानते हैं कि आपने श्रेष्ठ कार्य किया है। जो धर्म है वो श्रेष्ठ कार्य है। मनुष्य को लगभग, मेरी अपनी सोच है, बिल्कुल बिल्कुल, किसी का नुकसान करने वाली सोच नहीं होनी चाहिए, कतई नहीं रखना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि स्वार्थी बनिए, सारथी बनिए। हाँ, सारथी। आर्थिक लाभ के लिए या अपने को बड़ा साबित करने के लिए सामने को वाले को हम बेइज्जत कर गए। अच्छा, रामायण की कोई ऐसी चौपाई जो आपको हमेशा प्रेरणा प्रदान करती रहती है? रामायण के तो हर शब्द जो है प्रेरणादायी होते हैं। देखिए, हम तो पढ़ते हैं दीनदयाल बिरस संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। अच्छा, नहीं सही है। ये जो है बड़ी प्रेरणादायी लाइन है। दीनदयाल बिरस संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। परम पिता परमेश्वर जो है। आप फिर और कहा है वो कि सुनो पवन सुत रहन हमारी जिम दसनन जीव विचारी। हमारा रामायण जो है तुलसीकृत हो या वाल्मीकि हो, एकदम से हमको प्रेरणा प्रदान करता है। नहीं बिल्कुल है ये रामायण के। और जरूर मनुष्य को, हमारे कौशल जी महाराज को मैं सुनता हूँ और प्रेमानंद जी को भी सुनता हूँ, कई महात्माओं का सुनता हूँ। तो उनका कथन यह है कि कुछ न कुछ रामायण जरूर पढ़ते रहे। 5 चौपाई 5 को आप पढ़ डालिए, पढ़िए।
बिल्कुल नहीं, स्वाध्याय तो है तो हमारा जो है पतंजलि योग शास्त्र में जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो इसमें पतंजलि जी ने यम और नियम को ही धर्म के रूप में परिभाषित किया है। जी जी। तो उसमें यम में है ना कि अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा, और नियम में है शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। तो नियम प्रतिदिन का होता है, तो उसमें स्वाध्याय है कि प्रतिदिन हमको जो है कुछ न कुछ जो है अध्ययन करना चाहिए। हमारे ईश्वर, हमारे जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनके जीवन चरित्र के बारे में हमेशा जो है कुछ न कुछ अध्ययन करते रहना चाहिए। बहुत दिन के बाद हमने सुना कि हनुमान जी 6 भाई थे। बताइए, तमाम सारी चीजें हैं जो इसलिए कहा गया ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिल्मों के प्रति आपका कोई शौक? विद्यार्थी जीवन में रहा है। गाना वाना सुनने का, गाने का? नहीं, गाने का तो कभी शौक नहीं रहा। तो एक फूल दो माली एक फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था, पिता अपने बच्चे को लेकर के गा रहा था कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो उसमें एक लाइन है कि आज उंगली पकड़ के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। वाह। तो मिला तो मुझको मिल गया जीने का एक सहारा, मतलब एक पुत्र के प्रति जो कल्पना है। तो उसमें आखिरी लाइन उसकी है कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो उस समय की फिल्मों में के जो बड़े भावनात्मक फिल्में बनती ही। बिल्कुल बिल्कुल, पारिवारिक फिल्में होती थी और उस कलात्मक बनती थी। शब्द जो होते थे, एक एक शब्द बड़ी ताकत देते थे जी। तो ये बहुत प्रेरणा मिलती है ना इन सब चीज़ों से जो है। इसीलिए हमें साहित्य समाज का दर्पण इसीलिए कहा गया। अच्छा, जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, जो नए लड़के वकालत के पेशे में आ रहे हैं, वो बेहतर एक वकील बन सकें, तो क्या उनको संदेश देंगे आप? हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको अध्ययन के प्रति बड़ा सजग रहना चाहिए। जब तक पढ़ेंगे, किताब नहीं पढ़ेंगे, जो भी है सिविल में CPC पढ़ें, एविडेंस एक्ट पढ़ें, फौजदारी में अगर प्रैक्टिस करते हैं तो IPC पढ़ें, CRPC पढ़ें, एविडेंस एक्ट पढ़ें, इस संबंधी जो नया तीनों आया है, कानून आ गया, इसको पढ़ें। रेवेन्यू में जो है रेवेन्यू वाली किताबें पढ़ें और अपने एविडेंस पढ़ें, वहाँ जाके सीनियर के प्रति श्रद्धान्वित रहें और मात्र सीनियर को ही नहीं, मेरा एक विशेष सुझाव है। बिल्कुल बिल्कुल। आज के परिप्रेक्ष्य में मौकिल के प्रति भी हम ईमानदार रहें। मौकिल के प्रति बहुत सुंदर जो है, बड़ा अच्छा। लेकिन बिना पढ़े कुछ हो नहीं सकता है। मतलब कुल मिला के अध्ययन जरूरी है, परिश्रम बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। एक मधुरभाषी होना, व्यवहार कुशल होना, अध्ययन करना और ऑनेस्ट बनना, मौकिल से और अदालत से, दोनों ये सब चीज़ें बहुत जरूरी है अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो। बहुत सुंदर दुबे जी, बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने बात किया। आपने अपने जीवन वृत्त के बारे में बताया और भी तमाम सारी बहुत छुए अनछुए पहलुओं पर हम लोगों ने बात किया। बहुत दर्शकों, आपने देखा कि राजेंद्र प्रसाद दुबे जी ने बेहतर तरीके से, बहुत शालीनता के साथ जो है अपनी बात को रखा और बहुत सारे संदेश दिए। बातों बातों में बहुत सारे संदेश आपने दिया। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम आपको लाभान्वित करेगा और दुबे जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमसे बात किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बड़ी कृपा है कि कम से कम आपने अपना विशेष समय हमारे लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभारी हूँ आपका।